फिजिक्स का लेसन चल रहा था जो कक्षा 12 में था। सेकेंड पेपर खंड ख में प्रकाश का परावर्तन था गोलीय दर्पण। पहले वीडियो में आपने पढ़ा है प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं। उसके बाद आपने उसमें पढ़ा था कि प्रकाश के गुण क्या थे, प्रकाश के स्रोत क्या थे, प्रकाश कितने प्रकार का होता है, प्रकाश को कितने भागों में बांटा गया है। फिर प्रकाश का परावर्तन आपने पढ़ा, परावर्तन के नियम पढ़ा, परावर्तन के प्रकार पढ़ा। फिर इमेज की बात करते हैं नहीं प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब को भी आपने पढ़ा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार क्या होते हैं। फिर बात आती है दर्पण मिरर की, तो मिरर में आपने पढ़ा कि मिरर यानी दर्पण कितने प्रकार का था। तो आपने कहा कि दर्पण आकृति के अनुसार से दर्पण को दो प्रकार में बांटा गया, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण तक आपने पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक आता है इसका गोलीय दर्पण। याद करिएगा, कुछ भाग उसमें डेफिनेशन है उसको भी नोट कर देते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण को आप बोलते हैं स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण के डेफिनेशन की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को, यदि किसी कांच के खोखले गोले को, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दिया जाए, चांदी की पालिश या कलई कर दिया जाए, यानी मान लीजिए कि ऐसा एक पृष्ठ है, ये भीतर की तरफ कलई कर दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसे भी पृष्ठ होंगे जहां बाहर की तरफ आप कलई कर देंगे। तो कह रहा है डेफिनेशन कि कोई एक गोलीय पृष्ठ होगा कांच का जिसको काट करके चांदी या पालिश कलई कर दी जाती है, तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक ना, यानी कि यह अगर हम बात करते हैं तो यह किसी न किसी गोले का, यह कहीं से एक भाग काट दिया गया था, एक भाग को कलई कर दिया गया था। इस भाग की बात करते हैं तो यह भी एक गोला था, ठीक ना, और ये काट लिया गया, उसमें से बाहर वाले भाग को कलई कर दिया गया। जो ये आपकी साइड बन रही है, ये गोलीय दर्पण हो रही है। गोलीय दर्पण को आपने कहा कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के थे, गोलीय दर्पण दो प्रकार के थे। पहला आपको याद होगा कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को आप बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, कनकेव, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का मतलब आप ध्यान से डेफिनेशन को सुनिएगा। यदि किसी गोलीय दर्पण, यदि किसी गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, तो वह कैसा दर्पण कहा जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। ये आपतित किरण हो गया, ये टकरा करके वापस आ गई यानी परावर्तित हो गई, तो ये परावर्तित किरण हो गया, ठीक ना। तो अंदर की ओर दबा होता है तो वह आपका अवतल दर्पण होता है। इसी का दूसरा भाग आप ध्यान दें तो अवतल दर्पण के बाद दूसरा भाग आता है, आपको याद होगा कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा था, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को आप बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण को आप याद रखिएगा कि अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। अवतल दर्पण का मतलब होता है कि अभिसारी कहते हैं जो अनंत से आने वाली किरणों को एक जगह बिंदुगामी कर देता है, यानी कि बहुत सारे फैल करके जो किरणें आती हैं उनको एक बिंदु पर इंडिकेट करता है, तो वह अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में होता है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, बाहर की तरह उभर गया ऐसे, तो यह क्या है? एक उत्तल दर्पण है। सेम वही चीज, ये आपतित किरण है, आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ठीक ना। आपतित हो गई, परावर्तित हो गई, और इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। यानी यह अनंत से, यह बिंदु, ये एक बिंदु से जाने वाली किरणें चारों तरफ ये फैलाती है, फैलाने के कारण यह अपसारी दर्पण कहलाता
है। तो दोनों दर्पण हो गए। अब चलते हैं, इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ परिभाषाएं हैं। परिभाषा का मतलब ध्यान से देखिएगा, कुछ डेफिनेशन है इसमें, आप कैसे इसको इंडिकेट करेंगे। हम बात करते हैं दर्पण के ध्रुव की। दर्पण के ध्रुव जिसको आप बोलते हैं पोल ऑफ मिरर। पोल क्या होता है, तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक उत्तल या अवतल, कोई भी आप एक दर्पण ले लीजिए, तो इसका डेफिनेशन हम कैसे बनाते हैं, यही पी होता है जिसको पोल बोलते हैं। तो आप इसका डेफिनेशन बना सकते हैं, कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ये गोलीय दर्पण हो गया, ये परावर्तक पृष्ठ जो ये मुख्य अक्ष से जाने वाली किरणें हैं गोलीय, इसका सिंपल सा बना सकते हैं कि ये जो हमारे पास मुख्य अक्ष हो गई, ये हमारे पास तल हो गया। मुख्य अक्ष से जाने वाली किरणें उस परावर्तक तल को जिस बिंदु पर मिलती हैं वह दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसको पी से इंडिकेट करते हैं। वक्रता केंद्र, तो कह सकते हैं वक्रता केंद्र का मतलब ये जो गोलीय पृष्ठ है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका जो केंद्र होता है वही यहाँ वक्रता केंद्र कहलाता है। तो वक्रता केंद्र बोल सकते हैं। वक्रता केंद्र का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब बात करते हैं तीसरा डेफिनेशन इसमें क्या हो सकता है, तो वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं, यानी रेडियस ऑफ मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का आप किससे इंडिकेट कर सकते हैं, तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी क्या, तो आप बोल सकते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि फोकस दूरी की दोगुनी वक्रता त्रिज्या होती है। फोकस दूरी की दोगुनी वक्रता त्रिज्या होती है। अगली बात आती है, अगला डेफिनेशन इसमें बन सकता है क्या, तो बन सकता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो आप कह सकते हैं दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सीधी रेखा। आप देखिए ये आपके पास क्या है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र हो गया। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ये जो सीधी रेखा है ये क्या है, आप बोलते हैं मुख्य अक्ष है। तो अपनी भाषा में इसका डेफिनेशन हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फोकस दूरी, तो फोकस दूरी बोल देंगे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मध्य की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक ना। तो ये कुछ इसमें डेफिनेशंस हो गए। अब बात करते हैं आगे चलने पर कि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, इन दर्पणों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, तो उनकी बात करते हैं। चलिए ध्यान दे, चलिए अगले डेफिनेशन पे अगर हम आते हैं तो अगला डेफिनेशन हो सकता है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। इसमें पहला भाग अगर हम लेते हैं अवतल दर्पण को, अगर अवतल दर्पण को लेते हैं तो अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनने की स्थिति हो सकती है उसको लेते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा आप लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब का बनना कैसे हो सकता है, तो याद रखिएगा बहुत अच्छा सा है, आप फिगर से अगर याद कर लें तो बहुत बेहतर है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कर्वेचर मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अवतल है यानी कॉनकेव मिरर, यानी अवतल के द्वारा हमने जो प्रतिबिंब बनाया वो हो गया। अब आते हैं इसमें निम्नलिखित स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति की बात करें तो पहली स्थिति हो सकती है जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, यानी जब वस्तु अनंत पर हो, तो वस्तु अनंत पर होगा। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो चलिए पहले डायग्राम को कन्वर्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके फ़ायदे की चीज़ है, आप इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक बार समझ लीजिए। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण हो गया, कोई वस्तु अनंत पे है, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस दूरी हो गई।
और अनंत से अगर वो आती है तो वक्रता केंद्र से चलते हुए सीधे वो दर्पण से टकरा गई सीधे। फिर अनंत से चले तो फोकस दूरी से टकरा करके वो रिटर्न हो रही है ऐसे, तो ऐसे ये वापस जा रही है। यानी कहाँ प्रतिबिंब बना, तो आपने कहा कि जो प्रतिबिंब है वो फोकस पे बन रहा है। तो कैसा बन रहा है आपको दिख भी रहा है। इसकी प्रकृति की बात करें कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो आप इसके प्रतिबिंब की बात करेंगे तो लिख सकते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब होगा, जो इसका प्रतिबिंब हमारे पास बन रहा है क्या, तो आप बोलेंगे वास्तविक। एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा अवतल दर्पण का जो नेचर होता है वो वास्तविक का होता है। वास्तविक देखने से क्या लग रहा है कैसा है, तो आपने कहा उल्टा। साइज की बात करते हैं तो आपको दिखा कि बहुत छोटा सा बन रहा है। वास्तविक उल्टा व छोटा बना इसका, ठीक ना। अब और कहाँ बना, तो आप कह सकते हैं फोकस पर, ठीक। ये स्टेप आप याद रखिएगा। चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या हो सकता है, अब आप अनंत से वक्रता केंद्र के बीच में आते हैं। अब आगे बढ़िए। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपने कहा कहाँ पर आप आ गए, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। आपने कहा कि हम आगे बढ़ गए, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में आ गए। चलिए डायग्राम बनाते हैं। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आते हैं तो कैसा बनेगा, तो आपने कहा कि जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आएंगे तो चलिए ध्यान दीजिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आए तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। ये F है अनंत और इसके बीच में, यानी कहीं यहाँ वस्तु को खड़ा कर दिया। हमने कहा इसके बीच में, तो इससे जो चलने वाली किरणें हैं ऐसे सीधा डायरेक्ट गई और एक वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। डायरेक्ट वाले यहाँ से टकराने के बाद फिर फोकस से होते हुए वापस आ जा रही है। यानी आपको दिखा कि जो चलने वाली किरणें हैं कहाँ प्रतिबिंब को बना रही हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो आप कहेंगे इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब की बात करते हैं तो आपने कहा कि इसका जो प्रतिबिंब हमारे पास बना, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व छोटा कहाँ बन रहा है, तो आप कहेंगे वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। अब जैसे देखिए पहले वाले स्टेप में आप अनंत पे थे, अनंत से इसके बीच में आए। अब इसको घसका के आप यहाँ आना चाहेंगे, यानी वक्रता केंद्र पर आना चाहेंगे, तो चलते हैं तीसरी स्थिति। याद रखिएगा तीसरी स्थिति चलते हैं, यानी हम आ गए वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पे अगर हम वस्तु को रखते हैं तो उसका नेचर कैसा होगा, चलिए ध्यान देते हैं। वक्रता केंद्र पे अगर हम आ गए तो वक्रता केंद्र पे अगर हम आ जाते हैं तो ये केंद्र हो गया, ये फोकस दूरी हो गई। यहाँ वस्तु को हम खड़ा करते हैं तो ऐसे ये रिफ्लेक्ट हुई, फिर फोकस से होते हुए ऐसे जा रही है, फिर यहाँ से फोकस से होते हुए इससे टकराए, फिर ये रिटर्न वापस आई। यानी जो इमेज है वो आपने कहा कि इमेज कहाँ दिख रहा है बना हुआ, तो फोकस पे ही बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है और उल्टा बन रहा है। यानी इसके प्रतिबिंब की बात करेंगे तो इसका प्रतिबिंब हमको दिख रहा है कि इसका प्रतिबिंब हमारे पास है क्या, तो आप कहेंगे कि वास्तविक है उल्टा, ये तो फिक्स है, और वस्तु के बराबर और कहाँ बन रहा है उसको भी आप लिखना चाहेंगे, तो वस्तु के बराबर और वक्रता केंद्र पर नीचे की ओर, ठीक ना, वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर नीचे की ओर। अब जैसे अब इसके आगे हम बढ़ना चाहेंगे तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आप आ जाइए। चलिए चलते हैं 4 नंबर पे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कहाँ आप आ गए, तो वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में। तो चलिए आते हैं इसके बीच में अगर हम बैठते हैं, तो चलिए इसके बीच में अगर हम आते हैं तो आपने कहा कि जब हम इसके बीच में आए तो ध्यान दीजिएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार हम पूरा डायग्राम आपको दिखा दे रहे हैं। इसके बीच में आए तो ये C हो गया, ये F हो गया। अब आप जैसे जैसे इसके बीच में आ रहे हैं तो ये चल रही किरणें ऐसे वापस हो गई, ये चल रही किरण ऐसे आई, ऐसे टकराई। तो अब आपने कहा कि हम यहाँ बाहर हो गए। कहाँ बन रहा है नेचर, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आए तो वो जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में चला गया। यानी इसकी नेचर क्या हो सकती है, तो इसके नेचर की बात करते हैं कि अगर हम वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है आप लिखेंगे कि इसका कैसा प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, ठीक ना,
वस्तु से बड़ा, ठीक। और कहाँ बन रहा है, तो आप कहेंगे वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आगे बढ़ा जाए। तो आगे आपको क्या दिख रहा है, कहाँ आप जा सकते हैं, तो आपने कहा कि जैसे देखिए इसके बीच में आप आए, अब यहाँ से घसक के आप फोकस पे आ जाइए। तो पांचवा, और आपने कहा कहाँ हैं आप, तो आपने कहा फोकस पर। चलिए फोकस पे अगर हम खड़ा होते हैं, तो फोकस पे अगर हम इसके देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका डायग्राम हो गया, ये फोकस है, ये है। तो अगर हम फोकस पे वस्तु को खड़ा कर दें, तो फोकस पे अगर हम खड़ा करेंगे तो ऐसे इसकी किरणें चली, ठीक ना। फिर कहाँ से इसको ऐसे चलते हुए टकरा के फोकस से हो तो ऐसे निकल गई। ये जो किरण है आप ध्यान दे रहे हैं, ये सीधा गई और वक्रता केंद्र से होते हुए ऐसे निकल गई। यानी अब आप कह सकते हैं कि जो वस्तु जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है हमारे पास दिख भी रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ प्रतिबिंब कैसा है, तो आपने कहा वास्तविक उल्टा वस्तु से कई गुना बड़ा कहाँ बन रहा है, तो अब अनंत पे बन गया, वह अनंत पर कहाँ बन रहा है, तो आपने कहा अनंत पर। चलिए इसके लास्ट स्टेप पे आते हैं, इसका लास्ट डायग्राम को अगर हम ध्यान दें तो चलिए 1 मिनट, इसके छठवें भाग की बात करते हैं। तो अब हम आ गए कहाँ पे, तो फोकस और ध्रुव के बीच में। अब हम स्टेप लेके चल के आ गए फोकस व कहाँ, ध्रुव के बीच में। तो फोकस व ध्रुव के बीच में अगर हम आते हैं तो इसके स्टेप की बात करते हैं। तो आपने कहा कि ये हमारे पास डायग्राम है, ध्यान से देखिएगा, यही इसका महत्वपूर्ण भाग है। तो ये हमारे पास फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया इसके, और ये ध्रुव हो गया, इसके बीच में हम वस्तु को लेके आ गए। जब इसके बीच में आते हैं तो इससे वो टकराती है, ठीक, फोकस से होते हुए इससे टकराती है और फोकस से होते हुए ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, आगे बढ़ गई। और दूसरी जो किरण है वो वक्रता केंद्र से होते हुए ऐसे आगे यहाँ आके रिफ्लेक्ट हो गई। इसको डाट डाट करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं, इसको भी डाट डाट करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने देखा कहीं आगे वो मिल रही है, ठीक ना, आगे मिल रही है, यानी कि वो रिफ्लेक्ट हुई, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होके वो वैसे वापस ऐसे हो गया। अब आपने कहा कि यह प्रकृति आपको कैसे दिख रही है, तो आपने कहा कि इसका नेचर क्या है, इसका प्रतिबिंब कैसा बना। तो प्रतिबिंब की बात करते हैं तो आपने लिखा एकदम स्पष्ट भाषा में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो प्रतिबिंब अब इसके पीछे न हो गया, तो अब इसका नेचर चेंज हो गया। तो अब नेचर हो गया क्या, तो आपने कहा आभासी, ठीक। अब सीधा बना, आभासी सीधा, वस्तु से कई गुना बड़ा दिख रहा है आपको, कई गुना बड़ा कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के ठीक पीछे बन रहा है। तो आप कहेंगे कि दर्पण के ठीक पीछे। फिर से एक बार सुन लीजिए ध्यान से, जैसे जैसे हम इसका स्टेप बनाए हैं आप एक बार क्लियर कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। चलते हैं हम पहले वाले नेचर पे। अगर पहले वाले नेचर पे चलते हैं तो आपने कहा कि हमारे पास ये स्टेप था पहला, ध्यान से सुनिएगा, पहला, जब आप अनंत पे हैं तो आपकी प्रतिबिंब फोकस पे बनी, अनंत से इसके बीच में आप आए, दूसरे में आप ध्यान दीजिए, अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो प्रतिबिंब धीरे धीरे पीछे घट रहा है इसके। तीसरे में आप वक्रता केंद्र पर आ गए, वक्रता केंद्र पे, तो प्रतिबिंब भी यहाँ से घसक के वक्रता केंद्र पर आ गया। चौथे में चलते हैं तो आपने कहा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आप आ गए, तो यह वक्रता केंद्र के पीछे चला गया अनंत से। और लास्ट वाल में आपने कहा यहाँ देखा कि फोकस पे आए तो अनंत पे चला गया, और फोकस पे आए तो अनंत पे चला गया। और लास्ट स्टेप में आपने कहा कि जब हम फोकस और ध्रुव के बीच में आ गए तो इसके पीछे आ गया, आभासी हो गया, सीधा हो गया और वस्तु से कई गुना बड़ा बन गया। तो इसके 6 स्टेप हैं, आप एक बार इसको रोक के पूछ करके आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले स्टेप पे। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो आपके पास रिलेशन होता है क्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी जिसको आप स्मॉल f से डिनोट करते हैं, तथा वक्रता त्रिज्या जिसको आप कैपिटल R से कहते हैं, में संबंध की बात करते हैं।
फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी और इसमें संबंध की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर and focal length ऑफ स्फेरिकल मिरर, गोलीय वाले के लिए हम चल रहे हैं। चलिए, यानी इसके बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम ध्यान देते हैं। आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि R इज इक्वल टू जो 2F प्रूव करना है, हम इससे परिचित हैं। R इज इक्वल टू 2F प्रूव करना होता है। तो चलिए एक हम दर्पण बना लेते हैं। पहले एक दर्पण बनाते हैं। तो दर्पण में आपने कहा कि चलिए एक दर्पण बनाया आपने, ध्यान से सुनिए, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। दर्पण बनाते हैं तो ये ध्रुव P हो गया, ये इसका फोकस हो गया और ये हमारे पास C है। कह रहा है कि कोई वस्तु अनंत, यहाँ अनंत पे थी, अनंत से चली, फोकस से होते हुए ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। अब हमने कहा कि ये जो एंगल था उसका हाफ किया, ये हमने इसको मिलाया तो ये हमको दिख रहा है ये एंगल का हाफ यहाँ मिल गया। नाम दे देते हैं, ये M1 कर लीजिए, ये M2 कर लीजिए और इस किरण का नाम आप दे सकते हैं, ये A मान लीजिए और ये ऐसे हो गई, फोकस से होते हुए जा रही है, इसका नाम दे देते हैं B। हमने इसमें कहा कि यह जब इसको बाइसेक्ट कर रही है जो कोण है, यानी कि यह एक नाम देते हैं या दो देते हैं, ठीक ना। यह एक हो गया कोण, ये दो हो गया और हम नाम दे सकते हैं, इसका नाम दे देते हैं 3। हम लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2। कोण 1 कोण 2 क्यों है? तो आपने कहा कि यह अर्धक की प्रॉपर्टी से है। फिर आप बात करते हैं, आपको यहाँ से दिखा कि AB समांतर है CP के, AB समांतर है CP के, यह रेखा इसके समांतर है, कोई तिरछी रेखा काटती है, तो यह कोण 1 बराबर कोण 3 के, कोण 1 बराबर कोण 3 क्यों? तो आपने कहा कि यह एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण की प्रॉपर्टी से ये बराबर हो गया। तो इक्वेशन सेकंड कर लीजिए। आपने कहा कि समीकरण 1 व 2 से आपको क्या दिखा? समीकरण 1 व दोनों को देखते हैं तो दोनों का लेफ्ट कोण 1 है, दोनों बराबर हैं, तो यह कोण 2 बराबर कोण 3 के हो गया। कोण 2 बराबर कोण 3 के, यानी आपने कहा कि त्रिभुज CFB में, आप ध्यान दीजिए, CFB में, इस त्रिभुज में कोण 2 और कोण 3 बराबर है। ऊपर वाली प्रॉपर्टी से आपने देखा कि कोण 2 कोण 3 के बराबर हो गया। तो अब ये बताइए, कोण 2 के सामने की भुजा, उसी त्रिभुज में कोण 2 के सामने की भुजा CF बराबर है कोण 3 के सामने की भुजा FB के, CF बराबर FB, ठीक ना। अब आप बात करते हैं कि CF FB के बराबर हो गया। हमने कहा कि जो हमारे पास डिस्टेंस है त्रिभुज में, आमने सामने भुजाएं बराबर हो गई। इस जो लेंस है उसका द्वारक बहुत छोटा है, यानी हम B को ध्रुव P पर स्थिर मान सकते हैं। हमने कहा कि जो हमारे पास, आप फिर से एक बार देख लीजिए, हमने कहा कि यह बहुत छोटा सा लेंस होगा, तो यह जो B आपको यहाँ डिस्टेंस दिख रहा है बहुत छोटा सा है, तो यह B लगभग इसी P पर स्थिर माना जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ B है वहाँ P कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि FB को हम FP भी लिख सकते हैं। तो यह CF इज इक्वल टू FP, ये हो गया डिस्टेंस, CF इक्वल टू FP। आप दोनों साइड अपने मन से, आप दोनों साइड इतना लिख दिया। अब बात करते हैं आगे। तो हमने ये देखा, आप चित्र की बात करते हैं तो आप फिर से एक बार चित्र को देख लें। चित्र में आपको दिखा कि ये जो CF जो डिस्टेंस है यह FP के इक्वल होता है, क्योंकि वक्रता केंद्र की आधी ये दूरी, यानी यह मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है, तो यह इसके इक्वल हो गया। यानी हम जानते हैं क्या? तो हम जानते हैं कि CF इज इक्वल टू FP, ठीक ना, FP। तो हमने कहा कि अगर हम इसको चेंज करना, अपने मन से इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2CF इज इक्वल टू FB, ठीक ना। तो 2CF का मतलब CF का डबल और 2FB
एफ बी हमारे पास कुल इक्वल कितना था एफ पी के, तो यह एफ पी हो गया। ठीक, एफ पी हो गया। तो 2 CF का डबल कर लीजिए, तो CF का डबल यानी CP हम इसको बोल सकते हैं 2FP, और ये हमारे पास FP रहेगा। CP को हम कैपिटल R बोल रहे हैं और CF ये स्मॉल f होता है, तो ये हो गया 2 स्मॉल f। यानी हम इसको अगर प्रूव करना चाहें तो आप यहाँ अलग अलग भी कर सकते हैं कि F इज़ इक्वल टू R/2, और यही आपको प्रूव करना था। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगला है अवतल दर्पण के लिए, याद करिएगा, दोनों का प्रूव कर दे रहे हैं। अवतल दर्पण के लिए U भी F में हम यहाँ संबंध कर दे रहे हैं, ठीक ना। U भी F में रिलेशन यहाँ प्रूव कर लेते हैं। तो चलिए पहले एक अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण बनाते हैं, डायग्राम आपका क्लियर होना चाहिए। ये R हो गया, R करें, C हो गया, ये F हो गया, ठीक ना। यहाँ हमारे पास कहीं एक वस्तु थी AB, इससे चलने वाली किरणें चलिए फोकस से होते हुए ऐसे रिटर्न हो गए, और यहाँ ये वक्रता केंद्र से होके जा रही है। तो यहाँ एक हमारे पास प्रतिबिंब बना है A' B'। वस्तु सब दर्पण के सामने है, तो दूरियाँ इसकी, वस्तु की दूरी को -u से डिनोट करते हैं। ये वक्रता केंद्र -r से, ये वस्तु प्रतिबिंब की दूरी -v से, और ये -f से। यहाँ हमने परपेंडिकुलर खींच लिया जिसका नाम mn कर दिया, ये ध्रुव प्री है। हमने कहा कि अवतल दर्पण में अगर हम प्रूव करना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा, चित्र आपके सामने दिख रहा है। तो अब हम बात करते हैं इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की। हमने कहा दो समरूप त्रिभुज हैं, दो समरूप त्रिभुज हैं ABC व त्रिभुज A', B', C में। समरूपता में अगर इसमें आप लंब लेते हैं AB, तो इस त्रिभुज में आप लंब लेंगे A', B'। इसमें आधार लेते हैं BC, तो इसमें आधार हो गया B', C, ठीक ना। आप इक्वेशन फर्स्ट कर लें। इसी तरह से इस त्रिभुज में आते हैं, फिर दो समरूप त्रिभुज दिखे, तो समरूप में हमको दिखे समरूप त्रिभुज MNF व त्रिभुज A', B', F में। ठीक, आप इस त्रिभुज की बात करते हैं, तो इसमें आपने लिया इस त्रिभुज में ये और यह त्रिभुज, तो उसमें भी बड़े वाले में लंब लेते हैं, तो हमने कहा MN, तो छोटे वाले में लंब A', B', उसमें आधार लेते हैं तो FN, तो इसमें आधार हो जाएगा B', F। हमने कहा कि N P के बहुत नज़दीक है, तो N को P पे ओवरलैप करके, और AB MN जो है इसके समांतर चले, तो AB की जो हाइट है वो MN की हाइट है, तो AB की जगह MN की जगह पे AB लिख सकते हैं, और ये A', B', और N P के बहुत नज़दीक है तो N को P पे मान सकते हैं, तो FN को FP लिख सकते हैं, और B' F कर सकते हैं। इक्वेशन सेकेंड कर लीजिए। ठीक, अब आपने कहा कि अगर हम ध्यान देते हैं समीकरण 1 व 2 को, आपने कहा समीकरण 1 व 2 को आप ध्यान दीजिए। 1 व 2 से दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो दाहिना भी बराबर होगा, तो BC/B', और FP/B', ये हो गया। अब आपने कहा कि इसके डिस्टेंस को, अगर इसके डिस्टेंस को अगर हम सही करना चाहते हैं, तो BC, आप डायग्राम की बात करिए, हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको क्या है। BC की बात करते हैं तो यह दूरी, तो BC तो हमने, हमारे पास डिस्टेंस है नहीं, तो BC को, इस छोटी सी दूरी को BP में से CP घटा देंगे तो BC बचेगा, तो आपने BC को लिखा BP - CP। B', इस छोटी सी डिस्टेंस को CP में से B', घटा दें तो CP - B', FP को रहने दीजिए, ठीक ना, और B', इस छोटी सी डिस्टेंस को B', में से FP घटा दें, तो ये हो गया B', - FP हो गया। हमने सभी डिस्टेंस को ध्रुव P से ले लिया, क्योंकि सभी दूरियां नापी गई हैं P से। तो चलिए डायग्राम में आप देख रहे हैं, हम यहाँ चित्र में भरते जा रहे हैं। आप चित्र देखिए, दिखा रहे हैं आपको। BP यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को -u बोल सकते हैं, -u हो गया। -CP है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई -r। CP -r -B', आप देखते हैं तो -v हो गया। FP - F,
बी डैश पी माइनस भी एफ पी माइनस एफ। चलिए आते हैं आप नीचे। अब देखिए हमने सब डिस्टेंस आपको डायग्राम में दिखा के रख लिया। यहाँ क्या रखा तो आपको यहाँ फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं। बी पी सी पी बी डैश पी एफ पी बी डैश पी एफ पी सभी डिस्टेंस डायग्राम में। पहले डायग्राम बना लेंगे तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब आप अगर सॉल्व करते हैं माइनस यू प्लस आर प्लस भी और माइनस भी प्लस एफ। आपने कहा कि हम जानते हैं। आप क्या जानते हैं? अभी आपने पीछे अभी एक फार्मूला प्रूव किया था, r इज इक्वल टू 2f। यानी r को 2f कर लें, माइनस यू प्लस 2f माइनस 2f प्लस भी माइनस एफ माइनस भी और प्लस एफ। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई तिरिय गुणा करेंगे तो पहले ऐसे करते हैं, माइनस यू से इसमें करते हैं तो यू भी माइनस यू एफ 2f से करते हैं माइनस 2f भी और 2f स्क्वायर। इसका इधर करते हैं तो 2f स्क्वायर माइनस भी एफ, ठीक ना। तो ये 2f स्क्वायर कट गया। इसको आप इधर ले आते हैं, इसको इधर मतलब इन दोनों को आप उधर ले आते हैं तो u भी उधर जाएगा प्लस में, ये उधर जाएगा प्लस में और ये पहले से ही भी एफ माइनस में है तो u भी इज इक्वल टू यू एफ प्लस भी एफ। आप इस इक्वेशन में u भी f से कर दीजिए भाग पूरे में तो u भी एफ u भी एफ भी u भी एफ। अब आपने अगर ध्यान दिया तो जब आपने भाग दिया तो आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट आया, ठीक ना। तो ये देखिए कट रहा है, यहाँ जो बच रहा है उस रिजल्ट को देखते हैं। u भी कट गया, यहाँ बचा 1/f इज इक्वल टू यू एफ कटेगा, बचा भी 1/v भी और एफ और भी कटा, यह भी कटा, बचा u 1/u। तो बस यही आपको प्रूव करना था कि u भी f में क्या रिलेशन है। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। ये आपका निगमन हो गया। फिर से एक बार आप ध्यान से देख लें, नोट करिए। इस लेसन का महत्वपूर्ण डायग्राम है आपके पास। नोट हो गया। चलते हैं नीचे। चलिए और नीचे देख लीजिए। चलिए चलते हैं इसी तरह से। अवतल के बाद नंबर आता है उत्तल वाले के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। चलिए अगला इसी में आते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए आते हैं तो चलिए उत्तल दर्पण का पहले डायग्राम बनाते हैं। तो आपने कहा कि एक उत्तल दर्पण बना लीजिए। यहाँ वस्तु हो गई, ठीक, यहाँ से पैरेलल गई, यहाँ फोकस है, ये वक्रता केंद्र हो गया। तो यहाँ से ऐसे गई और ये गया वक्रता केंद्र पे, यहाँ से फोकस से होते हुए ऐसे वो वापस हो जा रही है। तो यहाँ पे हमारे पास a डैश b डैश बना, ठीक ना। ये दर्पण के इधर है सामने, तो ये वाली दूरी हमारे पास कितनी होगी, तो इसको माइनस u में ले लीजिए। बाकी सब हमारे पास ये प्रतिबिंब है तो v वाली दूरी हो गई, ये f हो गया, ये वक्रता केंद्र r है, ठीक ना। सेम वैसे ही चलते हैं। दो त्रिभुज आपको इसमें दिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दो हमारे पास समरूप त्रिभुज हैं, ध्यान से देखते हैं, चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में अगर इसमें लंब लेते हैं तो ए बी, और छोटे वाले त्रिभुज में ए बी डैश सी में लेते हैं तो ए डैश बी डैश। आधार लेते हैं तो बी सी
और छोटे वाले में आधार बी डैश सी है, इक्वेशन फर्स्ट कर लें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर हम तो दूसरा एक त्रिभुज दिख रहा है हमको, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर खींच लिया, हमने इसका नाम एम एन दे दिया और ये हमारे पास ध्रुव पी था। तो हमने कहा त्रिभुज एम एन एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। अब बात करते हैं इस त्रिभुज की, एफ वाले की, और इस छोटे से त्रिभुज की। तो हमने कहा एम एन, तो वो एम एन लंब हो गया, तो इसमें लंब है ए डैश बी डैश। आधार लेते हैं तो एन एफ और ये हो गया बी डैश एफ। एम एन ए बी के समांतर चली थी तो ए बी के बराबर है, तो यह ए बी हो गया, ये ए डैश बी डैश। एन एफ एन पी के बहुत नज़दीक है तो एन को पी पे मान सकते हैं, यानी एन एफ को हम पी एफ बोल सकते हैं, और बी डैश एफ समीकरण 2 हो गया। आपने समीकरण 1 व 2 को देखा तो आपने क्या कहा, चलिए यहीं बगल में ले लेते हैं क्योंकि चित्र भी आपको दिखना चाहिए। आपने कहा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 की बात करते हैं। तो आपने कहा समीकरण 1 व 2 से आपको दिखा क्या, तो ए बी अपान, देखिए दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा, तो राइट इक्वल करते हैं। तो बी सी अपान बी डैश सी, और ये हो गया पी एफ अपान बी डैश एफ। चलिए डिस्टेंस डायग्राम में आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ। हमने कहा बी सी, इस दूरी को, पूरी दूरी को बी पी प्लस पी सी, क्योंकि सभी दूरियाँ पी से नापी गई हैं, तो आपने इसको लिखा बी पी प्लस सी पी। बी डैश सी को पी सी में से, इस पूरी दूरी में से बी डैश सी निकालना है, तो पी बी डैश घटा दीजिए, तो पी सी माइनस पी बी डैश, ये पी एफ रहने दीजिए। बी डैश एफ, इस छोटी सी दूरी को हम लिख सकते हैं पी एफ में से पी बी डैश घटा दें, ये हो गया पी एफ माइनस पी बी डैश। चलिए सभी डिस्टेंस आपके सामने है। बी पी यानी हमारे पास माइनस यू, सी पी प्लस भी कर लीजिए, सी पी पी सी यानी सी पी भी, और बी पी बी डैश हमको दिखा कितना, देखिए जी नहीं, हमारे पास सी पी दूरी हमारे पास प्लस आर है, आर कर लीजिए, ये आर है, और पी बी डैश यानी भी हो गया, ठीक ना। चलिए पी एफ यानी एफ, एफ माइनस पी बी डैश यानी भी है। चलिए हम जानते हैं कि r इज इक्वल टू 2f होता है, तो जहाँ जहाँ r है वहाँ 2f करिए, माइनस यू प्लस 2f माइनस भी, f माइनस भी। चलिए अब आप इसके निगमन को ध्यान दें क्योंकि डायग्राम आपका क्लियर हो चुका है। तीरिया गुणा करते हैं, माइनस यू एफ प्लस यू भी, 2f स्क्वायर 2f भी, इधर करते हैं तो 2f स्क्वायर भी f, ये कट गया। u भी को रहने दीजिए, उधर ले जाते हैं तो धनात्मक, ये उधर जाएगा तो धनात्मक, ये पहले से ही ऋणात्मक था। u भी, u f और भी f हो गया। पूरे इक्वेशन में u भी f से कर दीजिए भाग, अगर भाग देते हैं तो u भी f, यहाँ u भी f और भी f u भी f हो गया। ये कटा 1/f 1/v 1/u, और यही है उत्तल दर्पण के लिए u भी f में रिलेशन। तो नोट कर लें, वह पीछे चल के देख लेते हैं आपने कैसे प्रूव किया, डायग्राम को देख लें अच्छे से। चलिए आप इधर भी देख लें नोट करने के बाद। तो ये दोनों आपके पास जो फार्मूले थे यू वी एफ में रिलेशन उत्तल और अवतल के लिए प्रूव हो गया। अगला डेफिनेशन की बात करते हैं, तो अगला डेफिनेशन इसमें आता है रेखीय आवर्धन। याद करिएगा, आता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, तो रेखीय आवर्धन को बोलते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन बोलते हैं। इसमें इस्तेमाल यम से डिनोट करते हैं। तो रेखीय आवर्धन को बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई I और वस्तु की लंबाई O होती है।
यम इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन बोलते हैं, और इसे हम -v/u भी बोलते हैं। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात के बराबर भी होता है। अगला डेफिनेशन इसमें आता है, आप ध्यान देंगे। अगले डेफिनेशन की बात करते हैं तो अगला डेफिनेशन आपका है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ेंगे, चलिए ध्यान देते हैं। प्रकाश का होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग और दिशा दोनों ही बदल जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से सुन लें, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी दिशा और इसका वेग दोनों ही बदल जाता है, तो इस क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में अगर हम एक्सिस खींच लेते हैं, ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण है। कभी वो ऐसे भी जा सकती है, कभी ऐसे जा सकती है, यानी इसकी दिशा जब परिवर्तन होता है इसकी दिशा बदलती है। ये जो आपतित किरण है वो सीधे न जा करके इधर भी झुक सकती है, इधर भी झुक सकती है। तो वही आपने डेफिनेशन कहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन कहा कि ये आपतित किरण हो गया, ठीक ना, और ये आपका परावर्तित किरण हो गया, ठीक ना, और ये है अभिलंब। आपने पहला डेफिनेशन लिखा कि अब प्रकाश के अपवर्तन के कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित की तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा, आपतन कोण का I, ये जो हमारे पास आपतन कोण होता है I, परावर्तन कोण R, ये आपके पास जो R है, आपतन कोण I का साइन और परावर्तन कोण का कोण R साइन का जो अनुपात होता है नियतांक होता है, अर्थात हम उस सेकेंड को बोलते हैं साइन I अपान साइन R इज इक्वल टू नियतांक होता है। इसी को हम बोलते हैं स्नेल का नियम। तो इसके दो नियम होते हैं, ठीक ना। पहला होता है, आप नियम की बात करते हैं तो पहला नियम होता है कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा, साइन I अपान साइन R बराबर नियतांक होता है, जिसे आप स्नेल का नियम भी बोलते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का मतलब होता है, हमारे पास एक, जैसे मान लीजिए डायग्राम की बात करें तो होता है कि मान लीजिए हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गए, ध्यान से देखिएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गए तो हम बोल सकते हैं कि n12 इज इक्वल टू 1 अपान n21, यानी कि यह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलिए इसको कुछ फार्मूले होंगे इसमें लगाया जाएगा। अगला आता है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, ठीक ना। तो क्रांतिक कोण, डेफिनेशन सुन लीजिए, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतित कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन कोण 90 अंश का होता है। इसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं, ठीक ना। और क्रांतिक कोण को हम इस कैपिटल C से डिनोट करते हैं तो लिखते हैं n इज इक्वल टू 1 अपान साइन C, n इज इक्वल टू 1 अपान साइन C या साइन C इज इक्वल टू 1 अपान n। तो लगभग आपका यह जो पहला लेसन था इसका पूरा का पूरा, इसका जो डेफिनेशन था, थियरी था और इसमें जो निगमन था, लगभग आपका कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप जरूर कमेंट करें। नहीं क्लियर होता है तो इस जो निगमन हमने बताया है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो इसको एक बार दोबारा बड़े से बोर्ड पे लगा दिया जाएगा, ठीक ना। तो आप इसको बार बार एक बार जूम करके जैसे भी हो आप इसका क्लियर करें। जब भी क्लास खुलता है आपका, इसको फिर से दोबारा पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। तो आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। आप इसको आज अच्छे से देख लें, कल इस लेसन का न्यूमेरिकल निश्चित लगाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए, और आप अपने मित्रों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलें, लाइक करें और शेयर करें।
जो भी इसमें कमियां हैं आप उस कमियों को ज़रूर बताएं, उस कमी को दूर किया जाएगा। बहुत बड़ा एम हम लोगों का रखा गया है कि जो भी बच्चे लॉकडाउन के तहत बैठे हैं घर पे, उनका समय वेस्ट हो रहा है, ख़ास तौर से जो बोर्ड वाले बच्चे हैं 10 और 12 के, तो उनका समय कीमती है, इसलिए उनके समय को कीमती बनाया जाए। आपका समय शुभ हो, आप इसको थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर पढ़ाई करिए। आज के लिए बस इतना ही रहने दें।